इकोसिस्टम का नया खिलाड़ी मोहम्मद दीपक अब धीरे धीरे अपनी फील्डिंग सेट करता जा रहा है। हल्द्वानी विवाद से शुरू हुआ मोहम्मद दीपक का सफर पहले सीजेपी आंदोलन में दिखाई दिया और अब उसका अगला पड़ाव बन गया है नेपाल। यानी बात साफ है कि उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक का तथाकथित हिंदू विरोध अब भारत की सीमाओं से निकलकर नेपाल तक पहुंच चुका है। उसी नेपाल में जहां एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि मोहम्मद दीपक आखिर कह क्या रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि नेपाल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। नेपाल का माहौल सच में बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। हिंदू मुसलमान के विवाद को लेकर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। ये विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि एक बिजली के खंभे के ऊपर मुहर्रम का एक झंडा लगा हुआ था। उस झंडे को उतारकर एक हिंदू भाई ने फेंक दिया। मुसलमान भाई ने बोला कि भाई इस झंडे को उतारकर तू रख देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसने अपना झंडा लगाया और वो मुहर्रम का झंडा उतार कर फेंक दिया। इस वजह से वहां पर विवाद बढ़ा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे जो मस्जिदें थी, जो घर थे, जो लोग थे, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये लोग कौन है। ये लोग वही हैं, वही हिंदू संगठन है, वही बल दल स्थल जो भी है, जो हमारे देश का भी माहौल बहुत ज्यादा खराब करते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को इतना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनको अभद्र गालियां देते हैं। तो मैं देशवासियों से बस इतना कहना चाहता हूं, अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना चाहता हूं कि कब तक तुम ये चीजें बर्दाश्त करोगे। कम से कम इनको जवाब तो दो, सरकार से बात करो, प्रशासन से बात करो कि हम लोगों को इतना टारगेट करते हैं, हम लोगों को इतनी गालियां देते हैं। तो बस सिंपल सा कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे देश का माहौल ना खराब हो। मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से विनती करता हूं, जो हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। नमस्कार। मोहम्मद दीपक का दावा है कि नेपाल में हिंदू मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सब वही हिंदू संगठन कर रहे हैं जो भारत का भी माहौल खराब करते हैं। यहीं से मोहम्मद दीपक हमेशा की तरह अपना पसंदीदा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरी घटना को एक ही एंगल से दिखाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल में आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, मोहम्मद दीपक की वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि नेपाल में अचानक हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया हो। लेकिन जब आप घटना की पूरी तस्वीर देखेंगे तो समझ आएगा कि लंबे समय से कैसे भारत की ही तरह नेपाल में भी डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है, जिससे आए दिन केवल विरोध ही नहीं बल्कि दंगे फसाद होते रहे हैं। यही वजह भी है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के बिहार से सटे नेपाल के सुनसरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें, ये हिंसा तब शुरू हुई जब कांवड़ यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी। उस वक्त डीजे और तेज संगीत बजाने पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सुनसरी के बाद हिंसा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, परसा और बीरगंज तक पहुंच गई। सिराहा के गोल बाजार में प्रदर्शन के दौरान 15 वर्षीय गणेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और इसकी वजह से बाजारों को बंद भी करना पड़ा। नेपाल पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्स और सेना तक को तैनात करना पड़ा ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। यानी नेपाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट या एक तरफा वीडियो से समझा नहीं जा सकता। वहाँ प्रशासन, पुलिस और सरकार सभी इसे कानून व्यवस्था का गंभीर मामला मान रही है। लेकिन मोहम्मद दीपक की पूरी वीडियो में आपको ये बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। वो सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि नेपाल में हिंदू मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। वही हिंदू संगठन है जो भारत का माहौल भी खराब करता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी भी संवेदनशील घटना को बिना पूरी पृष्ठभूमि बनाए सिर्फ एक नैरेटिव के रूप में पेश करना गलत नहीं है? अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। नेपाल आज सिर्फ सांप्रदायिक तनाव से नहीं गुजर रहा, बल्कि वहां पिछले कुछ समय से नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी तेज हुई है। राजधानी काठमांडू समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में छोटी घटनाएं भी बड़े टकराव का रूप ले रही हैं।
यहाँ तक कि नेपाल की सीमा सुरक्षा और दंगों को नियंत्रित करने वाले एपीएफ ने 3 साल पहले सरकार को चेताया भी था कि तराई क्षेत्र में धार्मिक तनाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल के तराई क्षेत्र में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यहाँ मदरसे और मस्जिद बन गए हैं। इस इलाके में मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, जो अब 5% से ऊपर जा चुकी है। ये आबादी 14.83 लाख के करीब है। लेकिन अफसोस कि तत्कालीन नेतृत्व ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज नजर भी आ रहा है। और हाँ, भारत के लिए ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नेपाल के बीच लगभग 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगे इलाकों में दोनों देशों के नागरिकों का वर्षों से आना जाना होता रहा है। जैसे कि हमने बिहार चुनाव के वक्त एसआईआर में देखा था, सीमावर्ती इलाकों में बीते कई वर्षों से लगातार अवैध घुसपैठ हुई है। यही कारण भी है कि नेपाल में हिंसा फैलने के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि तनाव का असर भारतीय सीमा तक ना पहुंचे। ऐसे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतिरिक्त चुनौती बन जाता है। इसलिए भारत और नेपाल दोनों के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी नेपाल हिंसा पर आग में घी डालने का काम तो मोहम्मद दीपक जैसे लोग कर ही रहे हैं, जो आपको ये बताएंगे कि हिंदू मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन सच नहीं दिखाएंगे कि कैसे माइनॉरिटी होने के बाद भी मुसलमान मेजॉरिटी हिंदुओं पर किसी ना किसी बहाने हमले करते जा रहा है। और दीपक मोहम्मद जैसे लोगों को आगे किया जाता है इसी सच्चाई को छिपाने के लिए, ताकि वो ग्राउंड पर आरफा खानुम जैसों की तरह डरा हुआ मुसलमान नैरेटिव सेट कर सके।